नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में है। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो हो सकता है सीक्वेंस में आपको प्रॉब्लम आए, तो आप इस एडिशन को परचेज कर लें या अपने दोस्त वगैरह से एडिशन चेंज कर लें, या फिर आप किसी से इस बुक को लेकर उसकी फोटो स्टेट भी करा सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डालते जा रहे हैं, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमारी 16वीं वीडियो है क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने का मैंने आपको सबसे पहले, जब हम क्लोज टेस्ट को करने जाते हैं तो हम क्लोज टेस्ट की एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें अपनी इंप्रूव करनी है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। बिना कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ कर ही नहीं सकते। मैं किसी भी टीचर की से एग्री नहीं करूंगा अगर वो इसके अलावा आपको कोई शॉर्टकट या कोई शॉर्ट मेथड बताता है, झूठ बोल रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप समझिए कि ये जो क्लोज टेस्ट होता है, इसमें जो ब्लैंक दिए होते हैं, ये ब्लैंक आपको फिल करने होते हैं अपने ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपनी वोकैबुलरी के मीनिंग के बेसिस पे। और इसके लिए जरूरी होता है क्लोज टेस्ट में इन ब्लैंक को फिल करने के लिए जो तीसरी चीज जरूरी होती है वो होती है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। वो ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट, वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग, किस कंटेक्स्ट को, किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है, किस ऑब्जेक्टिव थीम में, किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में वो पैराग्राफ है। कई बार ऐसा होता है कि शब्दों के जो आपको ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए रहते हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग तो सिमिलर होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डोमेन में कोई एक वर्ड ही यूज होगा। ऐसा होता है और ये होता है उनके यूसेज के बेसिस पे। किसी वर्ड को किसी पर्टिकुलर डोमेन में यूज किया जाता है इस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो शब्दों के यूसेज के बारे में आपको पता चलता है कि किस डोमेन में किस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं, और ये सब आपके दिमाग में आता है जब आप अलग अलग किताबों को पढ़ने लगते हैं। और इसके लिए मैंने रिकमेंड किया है कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, ये आपकी जीके भी इम्प्रूव करेंगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आप अच्छे न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, ये भी आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के क्लोज टेस्ट को। यह आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, और कोई मेथड है नहीं। एवरीवन कंसीडर्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड मेडिकल केयर टू बी द बेसिक नीड्स फॉर ए कंफर्टेबल लिविंग। इवन द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस एंड टू प्रोवाइड ऑल दीज। अब देखिए, आपको चार वर्ड यहाँ पर दिए हैं, चारों की चारों वर्ब हैं। एंड कंजंक्शन लगाकर, ये जो एंड कंजंक्शन है, यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगाकर दो वर्ब को जोड़ा गया है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक्सेप्ट्स। ठीक है, तो किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? इवन द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस एंड अस्योर्स टू प्रोवाइड ऑल दिस, या लव्स टू प्रोवाइड ऑल दिस, या हेट्स टू प्रोवाइड ऑल दिस, प्रोमिसेस टू प्रोवाइड ऑल दिस। देखिए, जिस ऑब्जेक्टिव थीम में ये पैराग्राफ जा रहा है, आप समझते हैं कि लव या हेट का तो कुछ होगा नहीं। अब आपको प्रोमिस और अस्योर्स में कंफ्यूजन होगा। अगर अस्योर्स की डेफिनेशन या अस्योर्स का मीनिंग मैं आपको बता दूं, ASSURE, तो आपको पता चलेगा कि इसी वर्ड को क्यों लगाया जाना है। देखिए, अस्योर का मतलब होता है टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू। एक मीनिंग तो इसका यही हो गया। दूसरा मीनिंग अश्योर का निकल के आता है टू प्रोमिस, टू पे मनी, और टू प्रोवाइड, टू नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, प्रोवाइड समथिंग टू समवन इन नीड। किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, उसको अश्योर कर देना कि हम आपको ये चीज देंगे या इस चीज के लिए पैसा देंगे। इससे यहीं से निकल के आता है अश्योरेंस। अश्योर वर्ब होती है और अश्योरेंस क्या होता है? नाउन होता है। एक मीनिंग और अश्योर का निकल के आता है, वो होता है मेक श्योर या मेक समथिंग श्योर। मेक समथिंग श्योर या सर्टेन।
किसी चीज को पक्का कर देना, निश्चित कर देना। अब देखिए इन तीनों मीनिंग में से इस तीसरे वाले मीनिंग को आप अगर इस पर ध्यान दें तो इसी मीनिंग को यूज करते हुए आपके पैराग्राफ में इसी वर्ड को लगाया जा सकता है, अश्योर। प्रोमिस भी लगाया जा सकता था, लेकिन अश्योर ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। प्रोमिस भी सही हो जाता है यहाँ पर, अगर अश्योर ना लिखा होता तो मैं प्रोमिस को ही चूज करता। तो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए इवन द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस एंड अश्योर्स टू प्रोवाइड ऑल दीज। ये ऑल दीज कर रहा है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड मेडिकल केयर, इन सब चीजों को रिफर करने के लिए ऑल दीज को लगाया गया। आगे देख लेते हैं, 152 पर चलते हैं। बट वेरी पीपल नो डैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, यहीं पर रुक जाते हैं। बट वेरी पीपल, अब देखिए जो पीपल है ये प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। इससे पहले जो भी लिखा जाना है, चूंकि एक नाउन है तो इससे पहले जो भी लिखा जाना है डिटर्मिनर है, और वेरी उसके लिए एडवर्ब हो गया उस डिटर्मिनर के लिए। तो लिटिल तो डिटर्मिनर आ नहीं सकता, लिटिल जो है डिटर्मिनर भी हो जाता है, प्रोनाउन भी हो जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल थिंग को रिफर करता है। और लेस, लिटिल की ही कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस और लीस्ट। ठीक है, लीस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री, लेस हो गई कंपैरेटिव डिग्री, लिटिल हो गई पॉजिटिव डिग्री। तो लेस जो है लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका भी वही है, ये भी डिटर्मिनर और प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन लगाया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब बचे स्मॉल और फ्यू। अब देखिए स्मॉल जो है ना साइज को रिफर करता है, स्मॉल है, बिग है, ये साइज को रिफर करता है। हम यहाँ पर साइज को रिफर नहीं कर रहे हैं, हम छोटे बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके नंबर को रिफर कर रहे हैं। अगर नंबर को रिफर कर रहे हैं तो आपको लगाना चाहिए था यहाँ पर फ्यू। क्या होता है फ्यू का मतलब? फ्यू का मतलब होता है अ स्मॉल नंबर, या फ्यू रिफर करता है अ स्मॉल नंबर को, अ स्मॉल नंबर बट नॉट मैनी। ठीक है, अ स्मॉल नंबर बट नॉट मैनी को रिफर करता है फ्यू। तो यहां पर सही हो जाएगा आपका बट वेरी फ्यू पीपल नो डैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद आया हीटिंग। अब देख लेते हैं आगे क्या ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, लिविंग एंड हीटिंग, ईटिंग एंड हीटिंग, स्लीपिंग। देखिए तीनों ऐसी एक्टिविटी दी है, इनके लिए कोई एनर्जी की जरूरत तो है नहीं। चलो स्लीपिंग में एनर्जी की जरूरत हो सकती है, लेकिन तब जब आप एसी चलाएं, कूलर चलाएं, और ऐसा कोई कंटेक्स्ट यहाँ पर दिया नहीं है। कुकिंग के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आपको फ्यूल बर्न करना पड़ता है, तो फ्यूल कहीं से तो आता होगा। ठीक है, जैसे हम एलपीजी यूज करते हैं, और भी तरह के हैं, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक इंडक्शन आ रहे हैं आजकल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लगाया जाना है कुकिंग। और देखिए एंड कंजंक्शन लगा है, एंड कंजंक्शन जो है क्युमुलेटिव नेचर का होता है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है। कुमुलेटिव यानी कुमुलेट का मतलब गैदर करना, तो आप एक जैसी चीजों को तो एंड कंजंक्शन से जोड़ेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को तो जोड़ेंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इज आल्सो वन ऑफ बेसिक नीड्स। 154 का ऑप्शन देख लेते हैं, सटाशट ये लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, बट वेरी फ्यू पीपल नो डैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड ईटिंग इज आल्सो वन ऑफ दियर्स बेसिक नीड। दियर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये तो एक प्रोनाउन है, ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। क्या होता है? दे, देम, दियर और दियर्स। ये जो दियर होता है ये होता है डिटर्मिनर। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए? हमको यहाँ पर चाहिए डिटर्मिनर, क्योंकि हमारे पास नाउन है और उसके बाद एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर नाउन से पहले तो हम डिटर्मिनर ही लगा सकते हैं ना। प्रोनाउन को लगाते हैं नाउन के स्थान पर, डिटर्मिनर को लगाते हैं नाउन से पहले, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनर की आवश्यकता है, ये तो प्रोनाउन है, ये तो इसी वजह से घटा दो। ए भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर नीड्स दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, इसको भी हटा दो। अब देखिए सच में और में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपकी सच के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। सच रिफर करता है, सच को जब हम लगाते हैं तो हम उन नाउन से पहले लगाते हैं डिटर्मिनर के रूप में। एक्चुअली में सच डिटर्मिनर भी हो जाता है, एम्फेसाइजर भी हो जाता है, प्री डिटर्मिनर जिसको बोला जाता है, और एडवर्ब के फंक्शन में भी आ जाता है। हालांकि हाँ तो हमें डिटर्मिनर की जरूरत है तो डिटर्मिनर वाले फंक्शन पर बात करेंगे, लेकिन सच रिफर करता है या सच लगाया जाता है नाउन से पहले जो कि प्रीवियसली मेंशन्ड हो, जो प्रीवियसली इंडिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको रिफर करने के लिए। सच रिफर्स टू द टाइप ऑफ previously
मेंशन्ड और इंडिकेटेड। कोई भी ऐसी चीज थी जिसको आपने प्रीवियसली मेंशन किया हुआ है, प्रीवियसली इंडिकेट किया हुआ है, तो आप उससे पहले सच लगा सकते हैं, सच थिंग्स, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए इस पूरे सेंटेंस में यहाँ पर इससे पहले कहीं बेसिक नीड का जिक्र नहीं है। हाँ, बेसिक नीड का जिक्र यहाँ पर आया है इस पैराग्राफ में, लेकिन वो एक दूसरा सेंटेंस है, वो एक दूसरा सेंटेंस है, वहां पर लिखा हुआ है बेसिक नीड्स। अब इस सेंटेंस में तो कहीं पर भी बेसिक नीड्स का जिक्र आया नहीं है, तो इस सेंटेंस में सच उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप अवर लगाने की कोशिश करें तो अवर एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है, और राइटर जो कि लिख रहा है वो अपने आप को उन लोगों में कंसीडर कर रहा है, इसीलिए उसने आगे क्या लिखा हुआ है, अगली सेंटेंस में वी लिखा हुआ है। ठीक है, वो अपने आप को उन लोगों में कंसीडर कर रहा है, मतलब उनको थर्ड पर्सन की तरह नहीं, फर्स्ट पर्सन की तरह ही रिफर कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए अवर एक पॉजेसिव डिटर्मिनर आपने लगा दिया, अवर बेसिक नीड्स। ये सारी चीजें ना जब आप पढ़ोगे अलग अलग किताबों को, एनसीईआरटी की किताबें उठा लीजिए, जीके भी इंप्रूव होगी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी। पहले छठी क्लास की ले ली, पॉलिटिकल साइंस खत्म कर लिया, हिस्ट्री खत्म कर लिया, ज्योग्राफी खत्म कर लिया, इकोनॉमी खत्म कर ली, फिर 7वीं क्लास की ले ली, चारों सब्जेक्ट खत्म कर लिए, फिर 8वीं क्लास की ले ली, चारों सब्जेक्ट खत्म कर लिए, 9वीं क्लास की ले ली, चारों सब्जेक्ट खत्म कर लिए, 10वीं क्लास की ले ली, चारों सब्जेक्ट खत्म कर लिए। 1 साल लगेगा आपको, ज़्यादा ज़्यादा उससे भी कम लगेगा अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान से, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के। आपकी जीके भी इंप्रूव होगी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी। चलिए बात कर लेते हैं आगे, आवर बेसिक नीड्स। वी आर ऑल अवेयर, ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिया है। देखिए ये दिस है, ये केवल और केवल या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर डिटर्मिनर हो सकता है। और यहाँ पर वी आर ऑल अवेयर, वी आर ऑल अवेयर, एक क्लोज लग गई, ये हो गई क्लोज 1। और कंट्री हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी, ये हो गई क्लोज 2। तो हमें यहाँ पर 2 क्लोजेस के बीच में लगाना है एक कंजंक्शन, और दिस जो है या तो प्रोनाउन हो सकता है, डिटर्मिनर हो सकता है, इसको तो हटा दो। अब देखिए बाकी जो तीनों हैं, व्हाट के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रोनाउन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है और डिटर्मिनर भी हो सकता है। ये जो डेट है प्रोनाउन भी हो सकता है, डिटर्मिनर भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। ये जो हाउ है ये एडवर्ब भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। तो प्रोनाउन और डिटर्मिनर तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो कंजंक्शन चाहिए। तो प्रोनाउन और डिटर्मिनर वाले फंक्शन को तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, इनके कंजंक्शन वाले फंक्शन पर जरा फोकस करते हैं कि किस मीनिंग में, किस फंक्शन को कन्वे करने के लिए किस तरह के कंजंक्शन को लगाया जा सकता है। हमें एडवर्ब भी आनी चाहिए, तो हाउ एडवर्ब के फंक्शन को हटा दो यहां से। अब देखिए ये जो डेट है ये लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो हाउ है जब ये कंजंक्शन के रूप में लगाया जाएगा तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज इस हाउ कंजंक्शन से जोड़ी जाएगी वो एक मैनर बता रही होगी उस मेन क्लोज में होने वाली एक्टिविटी का। भाई मेन क्लोज में कुछ हुआ और मेन क्लोज में जो हुआ उसका मैनर बताने के लिए हम हाउ को कंजंक्शन के रूप में लगा सकते हैं कि ये चीज ऐसे की गई। ठीक है, व्हाट लगाया जाता है किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए जिसके बारे में हम पूछ रहे हो या बता रहे हो। ठीक है, तो अब कहने की बात यह है कि यहाँ पर हाउ हम किसी मैनर को तो रिफर कर नहीं रहे कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी कैसे अचीव की किसी भी सेक्टर में, हम बस एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम किस चीज से अवेयर हैं। तो हमें लगाना चाहिए यहाँ पर डेट कंजंक्शन। डेट कंजंक्शन हमारे उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई कर रहा है पूरी तरह से, यहाँ ना हाउ आएगा ना व्हाट आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 155 का दूसरा ऑप्शन। आगे चल लेते हैं 156 पर, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, वी आर ऑल अवेयर दैट आवर कंट्री हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, रिसोर्सेज, वेपन, हीटिंग। देखिए रिसोर्सेज और वेपन तो दोनों ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ना कहीं पर रिसोर्सेज की बात की जा रही है, ना रिसोर्सेज को इनडायरेक्ट वे में रिफर किया जा रहा है, ना कहीं वेपन की बात की जा रही है, ना वेपन को इंडिकेट किया जा रहा है कहीं इनडायरेक्ट वे में, कहीं पर भी वेपन का जिक्र नहीं है। कहने की बात यह है या तो आप फूड या हीटिंग दोनों में से एक ऑप्शन पर ध्यान देंगे। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर कंट्री हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन हीटिंग या फूड। देखिए जो फूड है ना इसमें दोनों ही आ गए, हीटिंग भी आ गई और कुकिंग भी आ गई। ये थोड़ा जनरल टर्म है ना, और हमें हीटिंग तो खैर चाहिए ही, हीटिंग तो
किसी भी उसमें किसी भी प्रोसेस में हीटिंग की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन ये जो फूड है ये ज़्यादा जनरल टर्म है। हमने सेल्फ सफिशिएंसी जो अचीव की है वो फूड में की है। और एक बात बताऊं आपको, हालांकि कहीं भी पूरे पैराग्राफ में इंडिया का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पैराग्राफ की लैंग्वेज से लग रहा होगा कि ये इंडिया स्पेसिफिक पैराग्राफ है, इंडिया स्पेसिफिक क्लोज टेस्ट आपको दिया है। हालांकि इंडिया का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आपको लैंग्वेज से, उस थीम से, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग से लग रहा होगा कि इंडिया स्पेसिफिक पैराग्राफ है। ये जहां से भी लिया गया है इंडिया के लिए वो आर्टिकल लिखा गया होगा। तो हमने सेल्फ सफिशिएंसी तो फूड में अचीव की है ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा, आप सबको पता है। तो हीटिंग यहाँ पर उतना सही ऑप्शन नहीं है, फूड यहाँ पर ज़्यादा जनरल टर्म है, वो सारी चीज़ों को कवर कर लेगी। ठीक है, तो हम वी आर ऑल अवेयर दैट आवर कंट्री हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, बट वी हैव टू गो। आगे देख लेते हैं 157 का। ठीक है, उसने हीटिंग को यहाँ पर रिफर किया है, हीटिंग इज आल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी हीटिंग में इस तरह का कोई मीनिंग, ऑब्जेक्टिव मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। 157 पर बात कर लेते हैं। बट वी हैव टू गो अ सम वे, ऑल वे, लॉन्ग वे, हार्ड वे। देखिए जो सम होता है ये एक डिटर्मिनर होता है, और ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है तो ये नंबर को रिफर करता है, और नंबर भी रहेगा तो प्लूरल। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो ये क्वांटिटी को रिफर करता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो यहाँ पर सम वे की तो बात की नहीं जा रही है, ऑल वे की बात भी नहीं की जा रही है। ऑल जो है डिटर्मिनर भी हो सकता है, ठीक है, और प्रोनाउन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, ये भी मीनिंगफुल नहीं है उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में। हार्ड जो है एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है, लेकिन हार्ड वे की भी बात नहीं की जा रही है। उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को अगर समझने की कोशिश करेंगे आप तो लॉन्ग वे आएगा। और आपको अगर आपने थोड़ा सा भी किताबों को पढ़ा है तो आप इस तरह से गो ए लॉन्ग वे, ट्रेवल ए लॉन्ग वे, है ना, बट वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, ये इस तरह की जो फ्रेजेस है ना वो दिमाग में आती हैं पढ़ने से, जब आप किताबों को पढ़ने लगते हैं। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कितना भी समझा दूँ, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप एक दो ऑप्शन छोड़ के ही आएंगे क्लोज टेस्ट में, या गलत करके आएंगे। तो 157 का हो गया 3, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। आगे देख लेते हैं। बट वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, बट बैट आउट येट। बैट तो एक अलग चीज हो गई, बैट तो एक कंडीशन, शर्त वगैरह को कहते थे, नाउन है ना, वर्ब भी हो जाता है, ये तो हटा दो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। आउट, आउट हो गया एक एडवर्ब, तो ये एडवर्ब जो है आउटसाइड की बात करता है। प्रीपोजिशन भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक मीनिंग में। कहने की बात यह है कि क्या इसको यहाँ पर लगाया जाना था, या बट एक कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन की यहाँ पर आवश्यकता है। यट जो है एक एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। देखो बैट और आउट तो आना ही नहीं है, हम किसी ऐसे लॉन्ग वे पे जाने की बात नहीं कर रहे हैं जो कि बाहर को जा रहा हो। मेटाफोरिकल सेंस में लॉन्ग वे की बात की जा रही है, कोई फिजिकल वे की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है दिल्ली से मुंबई जाने वाले रास्ते की बात कर रहे हैं जो शहर से बाहर जा रहा हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आउट या आउटसाइड का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। बट कंजंक्शन होता है, हम यहाँ पर कंजंक्शन को लगा नहीं सकते, होना तो यहाँ पर यट ही चाहिए। अब यट ही होना चाहिए, इसको, इस बात को और सर्टेन करने के लिए मैं यट के मीनिंग को बता देता हूँ। देखिए फंक्शन से हम समझ जाते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन से हम समझ जाते हैं किसी वर्ड के कि ये वर्ड होना चाहिए, लेकिन हमें उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। ये जो वर्ड है यट, ये एक एडवर्ब है और इसका एक मीनिंग है टिल नाउ, मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी आके खत्म हो गया। तो चूंकि प्रेजेंट के पॉइंट पर टिल नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट, ठीक है, तो प्रेजेंट के पॉइंट तक वो चला, प्रेजेंट के पॉइंट पर उसका कंप्लीशन हो गया। तो प्रेजेंट के पॉइंट पर जब हम कंप्लीशन दिखाते हैं तो हम यट के साथ क्या प्रीफर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रीफर करते हैं। और इसका आपने भली भांति रट्टा मारा हुआ भी होगा। एक मीनिंग तो उसका यही हो गया। दूसरा मीनिंग इसका निकल के आता है फ्रॉम नाउ एंड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, देखिए दोनों मीनिंग बिल्कुल ऐसे है जो टाइम को रिफर कर रहे हैं,
एक पीरियड को रिफर कर रहे हैं, लेकिन एक पास्ट के पीरियड को रिफर कर रहा है और एक फ्यूचर के पीरियड को रिफर कर रहा है। इसको आप कॉन्ट्राडिक्शन समझ लीजिए या यट के फीचर समझ लीजिए, यट का मीनिंग की खूबसूरती समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक ये जो टिल नाउ है, इसने ये कहा कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और नाउ पे आकर वो खत्म हो गया। टिल टिल लगाते हैं हम डेडलाइन शो करने के लिए, और डेडलाइन क्या थी हमारी, नाउ। ये दूसरे मीनिंग में यट रिफर करता है कि कोई एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट पर शुरू हुआ, फ्रॉम नाउ, और फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पीरियड तक वो चला, यहां पर जाके वो खत्म हुआ। तो ये तो फ्यूचर को रिफर किया जा रहा है, फ्यूचर के पीरियड को रिफर किया जा रहा है। इसी दूसरे मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपने यहाँ पर यट एडवर्ब लगाना था। देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, है ना, हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड में तो अचीव कर ली, बट वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे यट, कि इस पॉइंट से जब हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड में अचीव कर ली है, इस पॉइंट से आगे के पीरियड में हमें अभी और भी किसी तरह की सफिशिएंसी को किसी और एनर्जी के फील्ड में अचीव करना है। तो यहाँ पर एक फ्यूचर के पीरियड को रिफर किया जा रहा है, तो हमें लगाना था यट। फोर्थ ऑप्शन, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे यट इन ऑर्डर टू, आगे देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशिएंसी, ना मीनिंगफुल ही नहीं है। सर्व, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। अचीव होना चाहिए यहाँ पर, गार्नर का मतलब होता है टू कलेक्ट। सफिशिएंसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि इधर उधर पड़ी हुई है जाके उसको कलेक्ट कर लो, नहीं। अचीव, अचीव का मैं और थोड़ा सा मीनिंग स्पेसिफिक कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। अच्छा वर्ड है अचीव, ACHIEVE। अचीव का मतलब होता है टू सक्सीड इन फिनिशिंग समथिंग, ठीक है, या टू डू और ऑब्टेन समथिंग, टू डू और ऑब्टेन समथिंग। ऑब्टेन का मतलब और कुछ नहीं, टू गेट ही होता है, टू गेट बाई हार्ड वर्क। आप बहुत मेहनत करके अगर किसी चीज को गेट कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि आपने ऑब्टेन कर लिया, अचीव कर लिया। तो इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए कि, और यहाँ पर देखो दिया भी गया है, अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी, सफिशिएंसी के लिए, इफिशिएंसी के लिए, है ना, परफॉर्मेंस के लिए और मार्क्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अचीव लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाना था, वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे येट इन ऑर्डर टू अचीव सफिशिएंसी इन द, ये हो गया थर्ड ऑप्शन आपका 159 का। 160 पर चल लेते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, टेरेन ऑफ एनर्जी, सेक्टर ऑफ एनर्जी या स्पेस ऑफ एनर्जी। देखिए स्पेस और टेरेन को तो हटा दो, टेरेन का मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड, एन एरिया ऑफ लैंड व्हेन कंसीडरिंग इट्स नेचुरल फीचर्स। जब हम किसी लैंड एरिया के, किसी जमीन के एरिया के नेचुरल फीचर्स पर फोकस करते हैं, उसकी बात करें तो हम उसको बोल देते हैं टेरेन, ठीक है, नेचुरल फीचर्स, ठीक है। नेचुरल फीचर्स को कंसीडर करते हुए जब हम किसी लैंड एरिया को रिफर करें तो हम उस लैंड एरिया को टेरेन कह देते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पर किसी लैंड एरिया के फीचर्स की वगैरह की बात की जा रही है, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गए। फील्ड और सेक्टर में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, मैं इनके मीनिंग को थोड़ा सा, और मीनिंग नहीं, यूसेज, ये देखिए यूसेज की बात है कि किस डोमेन में किस तरह का वर्ड यूज किया जाता है, और ये आएगा आपको रीडिंग से। इसलिए मैं बार बार 10 बार मैं रीडिंग करता रहता हूँ, इसीलिए करता रहता हूँ, ठीक है। ये जो फील्ड है इसका मतलब हो गया एन एरिया ऑफ स्टडी और वर्क। किसी भी एरिया को, चाहे स्टडी का एरिया हो या किसी भी वर्क का एरिया हो, आप उसको फील्ड कह सकते हैं, ठीक है। या और जो सेक्टर है, इस सेक्टर के द्वारा हम रिफर करते हैं किसी प्रोफेशनल डोमेन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। जब हम किसी प्रोफेशनल डोमेन में उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिफर कर रहे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तब हम सेक्टर का यूज करते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहीं पे, ये चीज लिख देता हूं, प्रोफेशनल डोमेन में किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफर करते हैं, तो को रिफर करें तो, जैसे मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर लिख सकता हूं। एक ही बात होगी, खैर
थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा जनरल टर्म है, बैंकिंग सेक्टर को मैंने स्पेसिफिक कर दिया बैंक तक। तो इस तरह से इन दोनों वर्ड में जो है डिफरेंस है। तो अगर आप अपने इसमें क्लोज टेस्ट में देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है, फील्ड ऑफ एनर्जी। क्या किसी इकोनॉमिक डोमेन को रिफर किया जा रहा है, क्या किसी प्रोफेशनल डोमेन को? नहीं, हम सिर्फ एक वर्क एरिया को रिफर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लगाना चाहिए था फील्ड। और सही में बताऊं, ये चीजें आपके आएंगी दिमाग में रीडिंग से। अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यार इस तरह की चीजों के साथ हम इस वर्ड को यूज करते हैं। ये हो गया आपका आज का क्लोज टेस्ट। इसी तरह से आपको जो है पढ़ना है, समझना है, इसी तरह की अप्रोच रखनी है। लॉजिकल रहिए, समझते रहिए, मेहनत कीजिए। और अगर कहीं भी किसी भी चीज में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।